वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को बताया क्रांति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेखा महानियंत्रक सीजीए द्वारा आयोजित 44वें सिविल अकाउंट्स डे इवेंट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वित्त मंत्री ने यहां आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपको लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की चर्चा करते दिख जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों लोकतंत्र में मूक क्रांति की तरह हैं, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। सीतारमण ने कहा कि तकनीक के कुशल उपयोग से देश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार और गलती को दक्षता के माध्यम से सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से बिचौलिए मार्केट से गायब हो चुके हैं और सरकार के साथ साथ जनता को बहुत फायदा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल प्रौद्योगिकी लागू करने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित पीएफएमएस ने क्रांति ला दी है और इससे भारत अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी बना है। कोरोना वायरस से दवा कारोबार प्रभावित, जांच में जुटी सरकार। कोरोना वायरस के चलते जहां चीन में कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहीं भारतीय फार्मा सेक्टर में इससे पड़ने वाले असर की जांच शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राज्यों से एंटीबायोटिक्स जैसी दवाओं में इस्तेमाल सामग्री का भंडारण और बिक्री की जानकारी मांगी गई है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण एनपीपीए ने इसके लिए आगामी 3 मार्च तक समय भी दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर पड़ने वाले असर की जांच में जुटी है। साथ ही सरकार ये जानना चाहती है कि भारत दवाओं के आयात को लेकर चीन पर कितना निर्भर है। एनपीपीए ने राज्य औषधि नियंत्रण विभागों को दिए आदेश में चीन से आयात होने वाले 58 तरह की दवा सामग्रियों का भंडारण और उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव से जुड़ी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इनमें पैरासिटामोल, B12, B1, B6, एस्पिरिन, एजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिमाया, लोपिनविर और राइटोनविर आदि शामिल हैं। 1 अप्रैल से देश में शुरू होगी जनगणना प्रक्रिया। सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जारी विरोध के बीच 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। इस बार जनगणना में हाउस लिस्टिंग भी की जाएगी, यानी घर के सदस्यों की संख्या के साथ देश भर में मौजूद घरों के विवरण को भी दर्ज किया जाएगा। इसे लेकर रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिनियम 1990 के नियम 6A के साथ पढ़ी गई जनगणना अधिनियम 1948 का 37 की धारा 3A और धारा 17A द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में केंद्र सरकार ने घोषणा करती है कि जनगणना 2021 में हाउस लिस्टिंग भी की जाएगी। देश भर में 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच इस प्रक्रिया को किया जाएगा। लोकसभा में पेश हुआ सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने वाला बिल। केंद्र सरकार ने छोटे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के प्रावधान वाला बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इस बिल में सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने का प्रावधान है। इस बिल के पास होने पर पीएमसी बैंक जैसे घोटाले होने की संभावना कम हो जाएगी और सहकारी बैंकों की हर गतिविधि पर आरबीआई की निगरानी रहेगी। विपक्ष के शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश करते हुए इसे लोकसभा में पास कराने का प्रयास किया। हालांकि हंगामा कर रहे विपक्ष ने बिल का विरोध शुरू कर दिया। सीतारमण ने बिल के संबंध में कहा, महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक से जुड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जहां छोटे और मझोले निवेशकों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में यह विधेयक समय की मांग है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने निवेशकों की परेशानियों को दूर करना सुनिश्चित किया और उनकी धन निकासी की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय किया गया। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज किया। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की है। सरकार ने हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वाणिज्य मंत्री सुभाष देसाई ने हवाई अड्डे के नाम बदलने को लेकर कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनकर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल्द होगा ऐलान।
मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजने का फैसला कर लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषणा की औपचारिकता भर रह गई है। पार्टी के एक महासचिव ने कहा कि 26 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम मिल जाएगा। सूत्र का कहना है कि ज्योतिरादित्य पार्टी के युवा तेज तर्रार नेता हैं। उनकी अहमियत को कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के नेता समझते हैं। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार से विधायकों की नाराजगी को लेकर चल रहे घटनाक्रम में मीडिया का एक हिस्सा इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य के बीच चल रहे राजनीतिक घमासान को भी आधार बना रहा था। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से एक सीट अभी कांग्रेस के पास है और 2 भाजपा के पास। इस बार यह संख्या पलट सकती है। कांग्रेस पास 2 और भाजपा के पास 1 सीट आ सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, खतरे में है हिंदू। यस बैंक पर छाए संकट के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने शनिवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सही मायनों में देखा जाए तो मोदी सरकार में हिंदू खतरे में हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यस बैंक के अधिकांश खाताधारक इस बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं। नकदी का संकट झेल रहे यस बैंक समेत कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के संकट पर कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में सही मायने में हिंदू खतरे में हैं। उन्होंने दावा किया कि परेशानी में घिरे अधिकतर खाताधारक इसी बहुसंख्यक समुदाय से हैं। सावंत ने यह दावा किया कि ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की 545 करोड़ रुपये संकटग्रस्त यस बैंक में जमा हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की निगरानी में भगवान तक खतरे में हैं। बता दें कि आरबीआई ने यस बैंक के कर्ज देने पर गुरुवार को 1 माह की रोक लगा दी थी और खाताधारकों पर निकासी की सीमा 50,000 रुपये तक सीमित कर दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता सावंत ने यह भी कहा कि भाजपा और उससे संबद्ध संगठन ध्रुवीकरण की ओछी राजनीति के लिए हिंदुओं के खतरे में होने की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में मोदी सरकार में हिंदू खतरे में हैं। नोटों से भी कोरोना फैलने का डर। कोरोना वायरस फैलने के पीछे हाथ के संपर्क में आने वाली चीजों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसी क्रम में लोगों को यह डर लगने लगा है कि क्या बैंक के नोटों से भी कोरोना फैल सकता है, जो एक ही दिन में कई लोगों के हाथों के संपर्क में आते हैं। व्यापारिक संगठन कैट ने एक पत्र लिखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस मामले में जांच कराने की भी मांग की है। कैट ने यह भी कहा है कि सरकार को नकद भुगतान के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिए और डिजिटल या अन्य तरीके के वैकल्पिक भुगतान को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। बैंक नोटों से अगर कोरोना वायरस के फैलने की संभावना बनती है तो देश भर के व्यापारियों के इसकी चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि वे दिन भर नोटों का लेन देन करते रहते हैं। विकल्प के तौर पर डिजिटल लेन देन के अलावा पॉलीमर से बनने वाली नोटों के प्रयोग में लाने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध भी किया गया है। कर्नाटक, कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज अस्पताल से भागा, हाई अलर्ट जारी। दुबई से कर्नाटक के मंगलुरु हवाई अड्डे पर आए जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण के संदेह में अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती करवाया गया था, वह अस्पताल से भाग गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। व्यक्ति रविवार को यहां आया था, उसे तेज बुखार था और कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण भी उसमें नजर आए थे, जिसके बाद उसे जिले के वेनलॉक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार उसने रात को अस्पताल के स्टाफ से झगड़ा किया। उसका कहना था कि वह संक्रमित नहीं है और यह कहते हुए अस्पताल से चला गया कि वह किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल से भागे मरीज की तलाश के लिए तटीय जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया। पेंटिंग मामला, भाजपा ने प्रियंका को घेरा। भाजपा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पेंटिंग यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि में बेची। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि जहां भ्रष्टाचार है, वहीं कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी ने जो पेंटिंग राणा कपूर को बेची, वह 1985 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एमएफ हुसैन द्वारा भेंट की गई थी। पात्रा ने कहा कि एमएफ हुसैन का पेंटिंग की दुनिया में जो स्थान था, कांग्रेस का भ्रष्टाचार में वही स्थान न है। अगर भ्रष्टाचार एक कला है तो कांग्रेस इसकी कलाकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पूरे मामले की जांच की मांग करती है।
उन्होंने दावा किया कि जिस पेंटिंग को प्रियंका गांधी ने राणा कपूर को बेचा था उसे 1985 में एमएफ हुसैन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कांग्रेस के शताब्दी वर्ष पर उपहार में दिया था। दिल्ली हिंसा पर शाह देते रहे जवाब, कांग्रेस ने सदन को गुमराह कर रहे कहकर किया वॉकआउट। दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह के जवाब देने के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने शाह पर सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दरअसल सदन में दिल्ली हिंसा पर हो रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, तब कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। इस भाजपा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, परंतु जब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं और उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे हैं तो उनमें यह सुनने की हिम्मत नहीं है। इधर सदन से बाहर आने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने गुमराह करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने सदन में सच्चाई नहीं बताई। चौधरी ने शाह नाम लिए बगैर कहा कि आप यह कह सकते थे कि हमारी गलती से हुआ है और आगे से नहीं होगा। चौधरी ने यह भी कहा कि हम गुमराह करने वाली बातें नहीं सुनना चाहते थे और ऐसे में हमने वॉकआउट करने का फैसला किया। सरकार ने 15 अप्रैल तक देश में सभी पर्यटन वीजा निलंबित किए। भारत ने बुधवार को सभी पर्यटन वीजा 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिए हैं। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार ने यह कदम देश में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए उठाया है। बयान के मुताबिक यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया। बयान में कहा गया है, राजनयिक अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रोजगार और प्रोजेक्ट वीजा के अलावा सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल 2020 तक के लिए रद्द किए जाते हैं। यह निर्णय 13 मार्च 2020 को रात 12 बजे से प्रभाव में आ जाएगा। वहीं ओसीआई कार्ड धारकों को मिलने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा को भी 15 अप्रैल तक रोक दिया गया है। कोई विदेशी नागरिक जो किसी विशेष या अहम कारण से भारत की यात्रा करना चाहता है वह नजदीकी भारतीय मिशन में संपर्क कर सकता है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत आने वाले भारतीयों समेत ऐसे सभी यात्रियों को जिन्होंने चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा की है, उन्हें कम से कम 14 दिन के लिए अलग क्वारंटीन रखा जाएगा। रक्षा बजट में कटौती का सैन्य क्षमता पर असर, रक्षा संबंधी स्थायी समिति बोली पूरा बजट जरूरी। रक्षा संबंधी स्थायी समिति का मानना है कि रक्षा बजट में की गई कटौती का देश की सैन्य क्षमताओं को और बेहतर बनाने के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे आधुनिक हथियार, विमान, जहाज और टैंक आदि के साथ साथ बुनियादी ढांचा और अन्य परियोजनाएं प्रभावित होंगी। समिति ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय को बजट में 1.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मंत्रालय को जरूरत 1.75 लाख करोड़ रुपये की है। ऐसे में 61,968.06 करोड़ रुपये कम आवंटित किए गए हैं। समिति ने यह भी कहा कि इसके अलावा सेवाओं के लिए 1,02,432 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि जरूरत 1,61,849.20 करोड़ रुपये की थी। ऐसे में इस मद में 59,416.63 करोड़ रुपये कम आवंटित हुए हैं। समिति ने कहा कि मंत्रालय के बजट के आवंटन में कमी की वजह से बुनियादी ढांचे सहित आधुनिक हथियार, विमान, जहाज, टैंकों की खरीद, भूमि, भवन और अन्य जरूरी परियोजनाएं प्रभावित होंगी। बेंगलुरु, कोरोना के संदिग्ध मरीज के संपर्क में आया कर्मचारी, इन्फोसिस ने खाली कराई इमारत। बेंगलुरु में इन्फोसिस ने अपने एक सैटेलाइट कार्यालय की इमारत को खाली करा लिया है। ऐसी रिपोर्ट है कि उसका एक कर्मचारी कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के संपर्क में आया था। यह मामला तब सामने आया है जब कर्नाटक सरकार ने एयर कंडीशन स्थानों पर काम कर रहे आईटी और अन्य पेशेवरों को करीब एक हफ्ते के लिए घर से काम करने की सलाह दी है ताकि इस विषाणु के प्रसार को रोका जा सके। कार्यालय से जारी एक संदेश में यहां कहा गया है कि हमें आईआईपीएम इमारत के एक सदस्य की स्थिति के बारे में सूचना मिली है जो कोविड-19 के संदिग्ध मरीज के समीप आया होगा। बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस से संक्रमित 6 लोगों में से 3 आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कंपनी के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि हमने एहतियाती कदम के तौर पर आईआईपीएम इमारत को खाली करा लिया है। उन्होंने बताया कि इमारत को सैनिटाइज रोग मुक्त किया जा रहा है। इन्फोसिस प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों से शांत रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18% किया।
1 अप्रैल 2020 से मोबाइल फोन 6% महंगे हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया। दूसरी ओर सरकार ने हाथ से बनी और मशीन से बनी हर तरह की माचिस पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 12% कर दी है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस समय मोबाइल फोन और इसके खास पुर्जों पर जीएसटी की दर 12% है। परिषद ने इन दोनों पर जीएसटी दर बढ़ाकर 18% करने पर सहमति दी है। देश में हवाई जहाज मरम्मत, रिपेयर और ओवरहॉल एमआरओ सेवा को बढ़ावा देने के लिए इस सेवा पर जीएसटी दर में कटौती का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अभी इस पर 18% की दर से जीएसटी देय होता है। इसे घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी सुविधा दी जाएगी। ये सभी निर्णय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे। कोरोना वायरस के चलते चीन से मोबाइल उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित होने से पहले ही हैंडसेट कंपनियां कीमतों में इजाफे की बात कह रही थी। सीआरपीएफ दिलाएगी अपने दिव्यांग जवानों को खास ट्रेनिंग। सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए उठाए जा नए कल्याणकारी कदमों के तहत दिव्यांग जवानों की भी सुध ली है। अभी तक अभियान के दौरान कोई अंग भंग हो जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर दिए जाने वाले जवानों को अब सुरक्षा बल विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिलाएगा, ताकि इनका उपयोग किसी अन्य काम में किया जा सके। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी ने बताया कि हम नहीं चाहते हैं कि विभिन्न अभियानों के दौरान अंग विच्छेदन या किसी अन्य प्रकार की दिव्यांगता का शिकार होने के चलते हमारे जवानों का स्वाभिमान प्रभावित हो। इस कारण हम दिव्यांग जवानों को भी नए कौशल में दक्ष करना चाहते हैं। डीजी माहेश्वरी ने कहा, इसके लिए विभिन्न दिव्यांग सहयोग व सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। ये संगठन दिव्यांग जवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस तकनीक, विभिन्न भाषाओं व बोलचाल आदि में दक्ष बनाएंगे ताकि इन्हें सेवानिवृत्त करने के बजाय सुरक्षा बल में ही दूसरे कामों में उपयोग किया जा सके। सीआरपीएफ डीजी के मुताबिक इन जवानों को कार्यालय के काम, अधिकारियों के लिए क्लासरूम, लेक्चर, कंट्रोल रूम में नियुक्ति या विभिन्न समारोहों में उद्घोषक के तौर पर तैनात किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसबीआई को बेरहम और अक्षम करार दे डाला। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाले देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ी फटकार लगाई है। एसबीआई के रवैये से बेहद खफा वित्त मंत्री ने उसे बेरहम और अक्षम तक करार दे डाला। बीते दिनों असम में हुए एक कार्यक्रम में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार और विभिन्न बैंकों के प्रमुख भी पहुंचे थे। उसी समय की यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ऑडियो क्लिप में सीतारमण चाय बागान के कामगारों को कर्ज मिलने में हो रही मुश्किलों को जानकर नाराज हैं। वह कह रही हैं, मुझे यह मत बताइए कि आप सबसे बड़े बैंक हैं, आप बेरहम और अक्षम बैंक हैं। ऑडियो क्लिप में सीतारमण पूछती हैं कि कैसे जल्द ही खातों को चालू किया जा सकता है। इस पर एक एसबीआई अधिकारी को यह कहते हुए सुना जाता है कि बैंक को इन खातों को चालू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से कुछ मंजूरी की जरूरत है और यह 1 सप्ताह के भीतर किया जा सकता है। इस पर वित्त मंत्री बेहद सख्ती से कहती हैं, मेरे धैर्य की परीक्षा न लें। 2200 शहीद जवानों के परिवार को भी स्वास्थ्य बीमा देगी सीआरपीएफ। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने एक अनूठी पहल करने की तैयारी की है। करीब 3.25 लाख जवानों की मौजूदगी वाली सीआरपीएफ ने विभिन्न अभियानों में शहीद हुए 2200 जवानों के परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है। इसके प्रीमियम का भुगतान भी सीआरपीएफ ही करेगी। अभी तक शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान खुद करना होता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 19 मार्च को अपन 81वें स्थापना दिवस पर हमारे शहीदों पर गर्व है, हम उनकी वीरता का मनाएंगे जश्न थीम को लॉन्च करेगा, जिसके तहत शहीदों के परिवारों को संपूर्ण हेल्थ कवर दिया जाएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी ने रविवार को बताया कि स्वास्थ्य बीमा का पूरा प्रीमियम भी सीआरपीएफ ही वहन करेगी, जो विभिन्न रैंक पर अलग अलग होगा। सबसे कम प्रीमियम कांस्टेबल रैंक पर 30,000 रुपये होगा। इसके बाद रैंक के हिसाब से बढ़ते हुए यह प्रीमियम अधिकारियों के लिए सर्वाधिक 1.20 लाख रुपये होगा। उन्होंने कहा, इससे करीब 2200 शहीद जवानों के परिजनों को लाभ मिलेगा और उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो पाएगी। बेंगलुरु में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच बेंगलुरु में मौजूद बागी कांग्रेसी विधायकों ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह कमलनाथ सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं। हम भोपाल लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें केंद्रीय सुरक्षा दी जाए। वहीं भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इस पर अभी विचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर भाजपा द्वारा बंधक बनाए जाने पर कहा कि वह अपनी मर्जी से आए हैं। बागी विधायकों ने कहा, हमें मजबूरी में साथ छोड़ना पड़ा। हम बंधक नहीं हैं, अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। सिंधिया पर हमला तो हम सुरक्षित कैसे हैं? हम सभी को केंद्रीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री के पास हमारी बात सुनने का समय नहीं है। हम भाजपा में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। एमपी में मंत्रियों, विधायकों से शक्तिशाली अधिकारी हैं। हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। राज्य को सबसे बड़ा माफिया चला रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मामले में कठोर रुख अपना चुके कोर्ट से भाजपा को भी उम्मीद। हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसे में मामलों में शीर्ष अदालत ने देवेंद्र फडणवीस और एचडी कुमारस्वामी को 24 घंटे में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को भी एक दिन में बहुमत साबित करने को कहा था। सोमवार को बहुमत साबित करने के बदले कोरोना के बहाने विधानसभा स्थगित करने के कमलनाथ सरकार के फैसले के बाद भाजपा ने अपने विधायकों को एकजुट रखने और कानूनी विकल्प आजमाने की रणनीति बनाई। सोमवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चर्चा की। इसके बाद विधायकों को दोबारा मानेसर लाने की योजना बनी। मध्य प्रदेश भाजपा की रणनीति से जुड़े वरिष्ठ नेता के मुताबिक कमलनाथ सरकार को दो तरफ से घेरा जा रहा है। न्यायिक घेरे में लाने के साथ ही राज्यपाल का रुख भी सख्त है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने हालिया 2 फैसले में तत्काल बहुमत साबित करने का कहा है। ऐसे में कोरोना के बहाने शक्ति परीक्षण टालने की कांग्रेस की योजना पूरी होती नहीं दिख रही। वह भी तब जब कोरोना के बावजूद संसद सत्र चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अदालत पूरी तरह से बंद नहीं करने का निर्णय लिया है। 3 मांग विश्वविद्यालयों को मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति की पहचान अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में होगी। सोमवार को राज्यसभा से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा से यह विधेयक दिसंबर में ही पारित हो चुका है, लिहाजा तीनों मांग विश्वविद्यालयों को अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना तय है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने संस्कृत में अपनी बात रखी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने पर यह नए विश्वास, उत्साह, ऊर्जा और संकल्प के साथ संस्कृत संरक्षण, संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। संस्कृत न सिर्फ एक भाषा है बल्कि भारत की आत्मा है। प्राचीन भारतीय मनीषा संस्कृत में ही मुखरित हुई है। ये हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने की कड़ी है। वहीं प्राचीन ज्ञान के भंडार का द्वार भी है। महाराष्ट्र, स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद परीक्षाएं भी टली। सोमवार को राज्य में 5 नए मामले सामने आए, जिससे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित कोविड-19 पीड़ितों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। नए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मुंबई में 3, नई मुंबई में 1 और यवतमाल में 1 की पहचान हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पुणे में आए हैं, लेकिन मुंबई में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को मुख्य सचिव व विभागीय सचिवों संग मैराथन बैठक की। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि सरकार एहतियातन हरसंभव कदम उठा रही है। मुंबई पुलिस ने पहले ही धारा 144 लागू कर समूह में टूर पर पाबंदी लगा दी है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में भी शूटिंग बंद हो चुकी है। दिग्विजय की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में खारिज। मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच बुधवार सुबह बेंगलुरु में भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर सिंह की ओर से दाखिल बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कराने का स्थानीय पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा था कि वह मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के लिए बेंगलुरु पुलिस को निर्देश जारी करे।
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा निर्वाचित सरकार को गिराने में व्यस्त है। सीबीएसई, जेईई समेत सभी परीक्षाओं को 31 मार्च तक स्थगित करने के आदेश। कोरोना वायरस के मद्देनजर एचआरडी मंत्रालय ने सीबीएसई और सभी शैक्षणिक संस्थानों में चल रही परीक्षाओं को 31 मार्च तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च के बाद परीक्षाओं की नई तारीख दी जाए। वहीं मानव संसाधन मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भी आईआईटी एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई को टाल दी है। 31 मार्च के बाद फिर से स्थिति का आकलन करने के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों की यात्राओं को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित नहीं की गई हैं। बोर्ड के सचिव गैरी अराथून ने कहा कि परीक्षाएं स्थगित नहीं की गई हैं, सभी परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। असम से लगती भारत भूटान सीमा से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। असम से लगती भारत भूटान सीमा पर स्थित कोकराझार जिले के लियोपानी नाला और उल्टापानी नाला में सुरक्षा बलों ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। असम पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम करीब 6:30 बजे सटीक सूचना पर पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 2 AK-56, एक M79 ग्रेनेड लॉन्चर, एक 22 राइफल, 11 देसी राइफल, एक 22 पिस्टल, 2 7.65 mm पिस्टल, एक 9 mm पिस्टल, 3 देसी पिस्टल, AK-56 की 11 मैगजीन, M16 की 2 मैगजीन, 22 राइफल की 1 मैगजीन, 22 पिस्टल की 2 मैगजीन, 9 mm की 10 मैगजीन, 7.65 mm की 6 मैगजीन और देसी पिस्टल की 4 मैगजीन व 10 ग्रेनेड बरामद किए। इसके अलावा एक सैटेलाइट फोन, 10 36 ग्रेनेड, 6 चीन में निर्मित ग्रेनेड, देश में बने 2 ग्रेनेड, 34 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 8 फ्यूज ग्रेनेड आदि भी मौके से जब्त किया गया। कोरोना वायरस, भारतीय रेलवे ने 155 ट्रेनों को किया रद्द। रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे और यात्रियों की कम संख्या के कारण गुरुवार को 84 और ट्रेनों को रद्द कर दिया जो 20 से 31 मार्च के बीच नहीं चलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही रद्द ट्रेनों की कुल संख्या 155 पर पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे पर 50 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 34 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया जाना था उनकी पहचान कल रात कर ली गई और यह फैसला 20 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा। एक अधिकारी ने बताया, इन 155 ट्रेनों में टिकट कराने वाले सभी यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सूचित किया जा रहा है। इन ट्रेन के लिए टिकट रद्द करने पर लगने वाला शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यात्रियों को 100% किराया वापस मिलेगा। राष्ट्रीय परिवाहक ने अपने कैटरिंग कर्मचारियों के लिए जोनल मुख्यालयों को दिशा निर्देश भी जारी किए थे जिसमें कहा गया कि बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में मुश्किल होने की शिकायत करने वाले किसी भी कर्मचारी को भारतीय रेलवे में भोजन बनाने से जुड़े किसी भी काम में तैनात न किया जाए। मेघवाल, भोजपुरी को मिल सकती है संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह। भोजपुरी भाषा को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिल सकती है। इस आशय का संकेत बुधवार को सरकार ने लोकसभा में दी। सरकार ने कहा, भोजपुरी के अतिरिक्त राजस्थानी और भोटी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई हिस्सों में प्रमुखता से होता है। शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, सरकार के पास 38 भाषाओं के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इनमें भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी बेहद महत्वपूर्ण हैं। सरकार इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले जगदम्बिका पाल ने कहा था, इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग दशकों से हो रही है। लोकसभा में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद ने बढ़ती जनसंख्या को बेहद खतरनाक बताते हुए तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। सांसद संजय सेठ ने कहा, जनसंख्या देश में महामारी का रूप ले चुकी है। ऐसे में सरकार को कठोर कानून लाकर 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों की सभी सरकारी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। सेठ की इस मांग का सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने समर्थन किया। शून्यकाल में सेठ ने कहा, अगर देश की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो 2050 में जनसंख्या 160 करोड़ को पार कर जाएगी।
जनसंख्या विस्फोट के कारण देश का विकास पहल ही बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इस मामले में सख्ती दिखाने की जरूरत है। सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लाना चाहिए, जिसमें कठोरतम प्रावधान किए जाएं। एक निश्चित तिथि के बाद 2 से अधिक बच्चों वालों को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। दिल्ली से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित, 22 से 29 मार्च तक लगी रोक। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIL) ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालनों को अस्थायी रूप से 22 मार्च 29 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मस्जिदों में लपेटी गई चटाइयां, लोगों से घर पर नमाज पढ़ने की अपील। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में कई मस्जिदों ने एहतियाती तौर पर नमाज से पहले हौज में वुजू करने पर रोक लगा दी है। वसाई विरारी इलाके में नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों से मस्जिदों में आने के बजाय घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की है। एक मौलवी ने कहा कि शहर की कई मस्जिदों ने कालीन, चटाइयां हटा दी हैं ताकि हर नमाज से पहले फर्श की अच्छी तरह सफाई की जा सके। कई मस्जिदों ने लोगों से हौज में वुजू करने के बजाय नलों से निकलने वाले पानी से वुजू करने की अपील की है। कुछ मौलवियों ने कहा कि नमाजी घर से ही वुजू करके मस्जिद आ सकते हैं। माहिम जामा मस्जिद के ट्रस्टी फरहाद खलील ने कहा, लोग को सलाह दी गई है कि वे फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आएं और सुन्नत तथा नफिल घर पर भी पढ़ सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए सब कुछ बंद किया जाए, चिदंबरम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंद की मांग की है। पी चिदंबरम ने कहा कि कड़े सामाजिक और आर्थिक फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शहरों और नगरों में सब कुछ बंद करने की अपील की है। पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, मैंने प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं का समर्थन किया, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि प्रधानमंत्री के पास कड़े सामाजिक और आर्थिक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने आगे कहा, भारत और विश्व में घटनाक्रमों की समीक्षा करने के बाद मुझे यकीन है कि नगरों और शहरों में 2-4 हफ्ते तक सब कुछ बंद करने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट में आगे जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के संबोधन से यह आभास हुआ कि वह अभी स्थिति को परख रहे हैं। उन्हें साहसिक ढंग से कदम उठाना चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध सिर्फ नैतिक साधनों से नहीं लड़ा जा सकता है। पीएम मोदी ने नागरिकों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के सुझावों उपायों के संबंध में अपनी बात रखी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस के कारण देश में उपजे हालात को लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाई थी। इससे पहले मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ जंग में जी जान से जुटे लोगों की जमकर सराहना भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करने के बाद कांग्रेस ने भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वह केंद्र सरकार के सभी प्रयासों का समर्थन करेगी। विपक्षी दल के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कोरोना से लड़ने के लिए देश में और जांच केंद्र लैब बनाने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस वायरस के खिलाफ लड़ने में वयस्क लोगों, मेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों आदि के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आई चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सबसे ज्यादा शिकायतें, स्मृति ईरानी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में सबसे अधिक शिकायतें यूपी और दिल्ली में आई हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 4 वर्षों में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कुल 56 शिकायतें आई हैं, जिनमें 17 यूपी और 10 दिल्ली से थी। ईरानी द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 और 2017-18 में 7 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2018-19 में 23 और 2019-20 में 19 मामले दर्ज हुए थे। स्मृति ने बताया, आयोग ने इसके अलावा 31 वेबसाइट्स चिन्हित की जिन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री परोसी जा रही थी। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल में 31 मामले भी दर्ज कराए। स्मृति ईरानी ने एक दूसरे सवाल के जवाब में सदन को बताया कि 2018 में देश भर में 501 बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20-24 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जिनका विवाह 18 की आयु से पहले हुआ था, की संख्या में गिरावट आई है।
2005-06 में जहां इनकी संख्या 47.4% थी, 2015-16 में यह घटकर 26.8% हो गई। जनता कर्फ्यू, कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हुआ देश। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के मामले में पूरा देश एकजुट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान राजधानी की सड़कें पूरी तरह वीरान नजर आईं। छोटी बड़ी दुकानों के साथ साथ मॉल, रेस्टोरेंट बंद और पार्क सूने नजर आए। सरकार के निर्देश पर सड़कों पर डीटीसी की बसें बहुत कम संख्या में उतरी तो प्राइवेट वाहन भी न के बराबर ही चलते दिखाई पड़े। सबसे बड़ी बात यह रही कि ज्यादातर लोगों ने जनता कर्फ्यू को अपने स्तर पर ही अपनाया। हालांकि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक के जवान जगह जगह पर मुस्तैद दिखाई पड़े और उन्होंने किसी कारण से सड़क पर आए लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से आगाह किया और खुद को सुरक्षित रखने का तरीका भी बताया। पूर्वी दिल्ली में ड्यूटी कर रहे दिल्ली पुलिस के जवान नितिन कुमार ने अमर उजाला को बताया कि लोग जनता कर्फ्यू का स्वयं ही पालन कर रहे हैं। बहुत कम लोग ही सड़कों पर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी है, लेकिन बाहर मिले लोगों से वे बचने की अपील कर रहे हैं। इसमें उन्हें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। निर्माण विहार चौराहे पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर तैनात मिले। मध्य प्रदेश कार्यवाहक सीएम कमलनाथ ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कमलनाथ ने कई दिनों तक चले सियासी संकट के बाद 20 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। सदन में बहुमत परीक्षण से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को निशाना बनाते हुए इस्तीफा दिया था। उनकी सरकार कुल 1 साल 3 महीने चली। कांग्रेस के सभी 20 विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब भाजपा में इस बात पर मंथन चल रहा है कि सीएम पद की कमान किसे सौंपी जाए। मध्य प्रदेश से कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद राज्य में सरकार की ताजपोशी के सवाल पर भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। राज्य के नए सीएम के पद की रेस में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। इस पद के लिए शिवराज को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन पार्टी में दूसरे विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए उन्हें एक कुशल प्रशासक करार दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई। वह एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं, जो कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद भावुक हैं। उन्होंने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चौहान को शुभकामनाएं दी। सत्ता से केवल 15 महीने दूर रहने के बाद चौहान ने सोमवार रात को अपने चौथे कार्यकाल के लिए राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोरोना वायरस नहीं मान रहे लोग, पुलिस को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद लोगों के घरों से बाहर निकलने को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जहां लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव ने सभी पुलिस महानिदेशकों से कहा कि वे अपने अपने राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं। केंद्र व राज्य सरकारों ने रविवार को लगभग 80 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जहां कोरोना वायरस का कम से एक मामले की पुष्टि हुई है। चूंकि लोग लॉकडाउन के सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए पंजाब, महाराष्ट्र व पुडुचेरी में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है ताकि लोग घरों से बाहर न निकल सकें। इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन के बावजूद काम जारी रखने पर एक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया, कंपनी की पहचान कॉस्मोफिल्म्स के तौर पर हुई है। कंपनी व उसके 2 अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। विदेश से लौटे नागरिकों को जबरन किया जा रहा लॉकडाउन। विदेश से लौटे लोगों, जिसमें से ज्यादातर भारतीय हैं, उन्हें सरकार ने कड़े लॉकडाउन का पालन करने को कहा है। रविवार को भारत ने अपनी सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। विदेश से लौटे कुछ लोगों को कर्फ्यू में रखा गया है ताकि समुदाय में इस वायरस के संभावित प्रसार को रोका जा सके। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 के मरीजों में जो वृद्धि हुई है, उसमें से ज्यादातर लोग विदेश से लौटे हैं। यह जानकारी वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर
एमआर के अधिकारियों ने दी है, जो इस बीमारी के उपचार और इससे जुड़ी घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं। इस बात की चिंता थी कि बहुत से लोग होम क्वारंटाइन एकांतवास को पालन नहीं करेंगे। वहीं 8,000 लोग 14 दिनों के लिए संस्थागत शिविरों में थे। ज्यादातर लोग घर के अंदर एकांतवास में थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उनके विस्तृत विवरण को इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड किया गया था। पीएम मोदी, वायरस को रोकने की छोटी सी कीमत है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 3 हफ्ते की संपूर्ण देशबंदी वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक छोटी सी कीमत है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके इस निर्णय से लोगों को असुविधा होगी। अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिधियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर बात की जो लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान के बराबर बताया। मंगलवार को लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली सीधी बातचीत थी। प्रधानमंत्री ने न केवल नागरिकों को आश्वस्त किया कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी, बल्कि घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 130 करोड़ लोगों को अलग करके उनकी सहायता करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक लगातार लड़ी गई थी। हम इस लड़ाई को 21 दिनों में जीतेंगे। पूरा देश इस वायरस के खतरे से लड़ने के लिए साथ आया है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। यदि हम मानते हैं कि इस लॉकडाउन से लोगों को असुविधा नहीं होगी तो हम अस्वीकार्यता में जी रहे हैं। यदि इस वायरस को यूं ही बढ़ने दिया जाए तो यह हमारे देश के लिए तबाही का कारण बन जाएगा। काबुल गुरुद्वारा हमले में 25 की मौत, इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी का दावा। बंदूकधारियों ने बुधवार को काबुल के पुराने शहर के बीचों बीच स्थित पूजा स्थल गुरुद्वारे में अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक सिखों के एक धार्मिक सम्मेलन में 25 लोगों की जान ले ली। घंटे के भीतर इस्लामिक स्टेट समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली। मारे गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल था, जिसका शव काबुल के एक अस्पताल में लाया गया था, आपातकालीन सेवाओं और अस्पताल ने कहा। कम से कम 15 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने काबुल के शोर बाजार इलाके में एक धर्मशाला को निशाना बनाया, जिसमें हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हमला सुबह 7:45 बजे अफगान समय से शुरू हुआ। भारत ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच में एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाना अपराधियों और उनके समर्थकों की शैतानी मानसिकता को दर्शाता है। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि पुलिस ने गुरुद्वारे पर हमले का तुरंत जवाब दिया और शूटिंग अभी भी जारी थी। अफगानिस्तान स्थित टोलो न्यूज ने कहा कि 3 हमलावर थे, उनमें से एक को मार दिया गया है, दूसरा भाग गया और तीसरा गोली मार दी गई। अफगान पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में सुरक्षा बलों और स्थानीय निवासियों ने एम्बुलेंस में घायलों को बाहर निकाला। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा कि अफगान सुरक्षा बलों ने सिख पूजा स्थल की पहली मंजिल को साफ कर दिया था और इमारत के अंदर फंसे लोगों को बचाया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इमारत में अभी भी दर्जनों लोग फंसे हुए हैं। काबुल का शोर बाजार क्षेत्र कभी कई गुरुद्वारों का घर था, लेकिन 1980 के दशक में लड़ाई के दौरान वे नष्ट हो गए। इलाके में रहने वाले कई हिंदू और सिख भी दूसरे देशों में चले गए। काबुल अभी भी कई हजार हिंदुओं और सिखों का घर है। गोरखपुर, कोरोना से मौत की अफवाह फैलाने वाले को पुलिस ने दबोचा। गोरखनाथ चिकित्सालय में एक मरीज की कोरोना से मौत का फर्जी वीडियो वायरल करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। आरोपित संत कबीर नगर के बखिरा का रहने वाला सिराज है। मंगलवार की सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी मरीज की मौत पर परिवारजन विलाप करते दिख रहे थे। पास ही पुलिस भी मौजूद थी। वायरल करने वाले ने यह अफवाह फैला दी कि यह मरीज कोरोना से पीड़ित था और गोरखनाथ चिकित्सालय में उसकी मौत हुई है। यह वीडियो तेजी से वायरल हुई। तमाम अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों तक वीडियो पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच कराई। पता चला कि गोरखनाथ चिकित्सालय में कोई मौत हुई ही नहीं है। साथ ही कोरोना के लक्षण वाला कोई मरीज निजी चिकित्सालय में भर्ती भी नहीं हो सकता। तब पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लिया और दारोगा प्रविंद कुमार राय की तहरीर पर गोरखनाथ थाने में अज्ञात के खिलाफ धारा 469 व 66 IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद संत कबीर नगर के बखिरा निवासी से राजपुत्र सादिक का नाम प्रकाश में आया। पता चला कि उसने फर्जी सूचना जानबूझकर चलाई थी। पुलिस ने सेराज को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के कारण मस्जिदों की बजाय घरों में पढ़ी गई जुमे की नमाज।
कोरोना से बचाव के लिए जामा मस्जिद के शाही इमाम और अन्य धर्मगुरुओं की अपीलों का असर नजर आया। शुक्रवार को लोगों ने मस्जिदों की बजाय घरों पर ही नमाज पढ़ी। मस्जिदों में सिर्फ व्यवस्था से जुड़े लोगों ने वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ी। कोरोना को देखते हुए पहले ही लोगों ने तय कर लिया था कि लॉकडाउन के दौरान घरों में ही नमाज पढ़ी जाएगी। इस बारे में शाही इमाम ने भी लोगों से सरकार के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को कहा है। जुमे को इसका व्यापक असर दिखाई पड़ा। गोरखपुर की ज्यादातर मस्जिदों पर सन्नाटा था। घरों में नमाज पढ़ लोगों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया और देश की सुरक्षा की दुआ मांगी। कोरोना वायरस का नया टेस्ट विकसित, अब 2 दिन नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे में होगी पुष्टि। लगभग समूची दुनिया में कोरोना वायरस और उससे पैदा होने वाली बीमारी COVID-19 का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और उसकी वैक्सीन बनाने के साथ साथ फिलहाल उसकी टेस्ट किट बनाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, ताकि पुष्टि में लगने वाला समय घटाया जा सके। मौजूदा समय में COVID-19 के मरीज की पुष्टि करने में 2 दिन या उससे ज्यादा वक्त लग रहा है और ऐसे में जर्मनी की एक कंपनी ने दावा किया है कि उनके द्वारा विकसित नई जांच किट से यही टेस्ट सिर्फ 2.5 घंटे में रोग की पुष्टि कर देगा। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित खबर के अनुसार रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO वोल्कमार डैनर ने गुरुवार को एक बयान में दावा किया कि उनकी कंपनी की टेस्ट किट के जरिए 2.5 घंटे से भी कम समय में COVID-19 की पुष्टि की जा सकती है, जिससे इस महामारी से जंग में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, संक्रमित मरीजों की पहचान तेजी से हो सकेगी और उन्हें जल्दी आइसोलेट किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बॉश ने कहा कि इस नए टेस्ट में वाइवालेटिक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बॉश की हेल्थकेयर डिवीजन ने तैयार किया है। इस डिवाइस का इस्तेमाल अस्पतालों, लेबोरेटरियों तथा मेडिकल प्रैक्टिस में फ्लू तथा न्यूमोनिया जैसी बहुत सी बैक्टीरियल तथा वायरल बीमारियों की पहचान में पहले से किया जा रहा है। यह डिवाइस अप्रैल माह में जर्मनी में उपलब्ध हो जाएगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी का दिया आदेश। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 60 वर्ष से ऊपर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों की दवाओं के होम डिलीवरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मधुमेह जैसी बीमारी या अन्य उपचार से गुजरने वाले लोग कल्याण केंद्रों का दौरा नहीं करेंगे। अपने आदेश में मंत्रालय ने कहा कि एक अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए पुरानी बीमारियों के मामले में 3 महीने के लिए एक बार में ही दवाएं दी जाएंगी। इसमें कहा गया है कि 60 या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग लाभार्थी अंग प्रत्यारोपण, कीमोथेरेपी इत्यादि जैसे उपचार से गुजरने वाले लाभार्थी या घर पर रहने वाले किसी अन्य बीमारी से पीड़ित लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। आदेश में कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, CMO और अन्य केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के कर्मचारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। दक्षिण मुंबई अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन की मौत। दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल के 85 वर्षीय हृदय रोग सर्जन की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण गुरुवार सुबह मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ चिकित्सक को उनके पोते से संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि 2 हफ्ते पहले 12 मार्च को चिकित्सक का पोता यूनाइटेड किंगडम से लौटा था, लेकिन परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती करने की जगह घर में ही क्वारंटीन कर दिया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ सर्जन के 52 वर्षीय बेटे जो दिल के विशेषज्ञ भी हैं, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार के 2 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 अन्य सदस्य एवं एक महिला सहायिका अपना टेस्ट करवाने गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में एक अपार्टमेंट परिसर में रहते थे। मृत डॉक्टर का पोता, जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम गया था और वहां कोरोना वायरस के प्रकोप बढ़ने के बाद भारत लौट आया था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हवाई अड्डे पर उन्हें चिकित्सक के पोते के संक्रमित होने का संदेह था, लेकिन उनका परिवार अधिकारियों को समझाने में कामयाब रहा कि उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके पिता और दादा वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनके इलाज का ध्यान रखेंगे। भारत का इटली बना राजस्थान का शहर भीलवाड़ा। जानलेवा कोरोना वायरस से बचने के लिए भले ही भारत सरकार लाख जतन कर रही हो, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा के हालात बेहद भयावह है। अगर इस शहर को भारत का इटली कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह दुनिया में COVID-19 के मामले बढ़े, ठीक उसी तेजी के साथ राजस्थान के भीलवाड़ा में भी कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है।
राजस्थान में अब तक कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 21 कोरोना पॉजिटिव अकेले भीलवाड़ा जिले से हैं। किलों और महलों के लिए मशहूर भारत की पर्यटक राजधानी माने जाने वाले इस राज्य में कोरोना से पहली मौत भीलवाड़ा में ही हुई थी। 19 मार्च को पहला केस आया था। बानगढ़ अस्पताल के डॉक्टर आलोक शर्मा समेत 6 लोग एक साथ पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद ही राजस्थान सरकार हरकत में आई थी। लोगों में दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए रहवासी दूसरे जिलों में जा रहे हैं। यही कारण है कि वहां कम्युनिटी इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। 11,000 लोग संदिग्ध हैं, जिनमें से 6,445 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमित पीएम मोदी बोले, आप योद्धा हैं, इस चुनौती से पार पालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर शुक्रवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को योद्धा बताया और उम्मीद जताई कि वह कोरोना वायरस के संक्रमण से पार पालेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बोरिस जॉनसन के लिए कहा, आप एक योद्धा हैं और इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और स्वस्थ ब्रिटेन सुनिश्चित करने के लिए शुभकामनाएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि हल्के लक्षणों के बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार 10 डाउनिंग स्ट्रीट में खुद को पृथक कर लिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह इस घातक वायरस के खिलाफ सरकार के संघर्ष में ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे। देश में कोरोना 578 लोगों की जान ले चुका है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पिछले 24 घंटे में मुझे हल्के लक्षण उभरे और टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब मैं खुद को पृथक कर रहा हूं। लेकिन ऐसे समय में जब हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार का नेतृत्व करता रहूंगा। कोरोना प्रभावित यूपी वालों के लिए मुंबई में नोडल अफसर। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों की भी चिंता की है। इसलिए महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों की तकलीफें सुनने और उसके निराकरण के लिए मुंबई में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। मुंबई के नोडल ऑफिसर को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के भी फोन आ रहे हैं। मदद में सिर्फ यही कह रहे हैं कि उन्हें घर पहुंचा दो। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 21 दिन के लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मुंबई में कार्यरत पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विमलेश कुमार औदिच्य को नोडल ऑफिसर बनाया है। औदिच्य को इससे पहले भी मुंबई में रह रहे यूपी मूल के लोगों के गांव घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऑफिसर नियुक्त किया जा चुका है। औदिच्य के साथ प्रधान सहायक जसपाल सिंह और कनिष्ठ सहायक डीटी झामले को भी जिम्मेदारी दी गई है। औदिच्य ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि बीते 2 दिन से उन्हें मुंबई के अलग अलग उपनगरों के अलावा पालघर के नाला सोपारा, बोईसर, ठाणे और नवी मुंबई सहित कोल्हापुर, अहमदनगर और अमरावती से भी लोगों के फोन आ रहे हैं, जिनकी एक ही फरियाद है कि किसी तरह से उन्हें उनके गांव पहुंचने में मदद करो। मजदूर, खाना मिलता तो तंबू में रह लेते, यूं चोरों की तरह न भागते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि सरकार 550 रैन बसेरों सेंटरों में 4.50 लाख गरीबों को दोनों समय का खाना उपलब्ध करा रही है। कई सामाजिक धार्मिक संगठन भी गरीब मजदूरों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। मगर दिल्ली से भागते गरीबों की सुनी तो समझ में आता है कि सरकार की यह मदद अभी भी सभी जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लखनऊ के मलिहाबाद की रहने वाली गुड़िया ने रुंधे गले से सवाल किया कि अगर उन्हें खाना मिल ही जाता तो रात में चोरों की तरह क्यों भागते। मकान मालिक ने उनका सामान निकालकर बाहर फेंक दिया था, लेकिन अगर खाना मिल गया होता तो कहीं टेंट में ही रहकर जिंदगी गुजार लेते। जब खाना नहीं मिला तो वे अपनी किस्मत के भरोसे तीनों बच्चों के साथ निकल पड़ी। वे आनंद विहार रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों के सहारे लखनऊ के लिए निकल चुकी हैं। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले महेश बताते हैं कि कोई व्यवस्था होती नहीं दिखी तो पैदल ही घर जाने का निर्णय कर लिया। अब वे अपने 4 अन्य साथियों के साथ सुल्तानपुर के लिए निकल चुके हैं। लगभग 650 किलोमीटर का दिल्ली से सुल्तानपुर का उनका सफर कैसे गुजरेगा, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। भारी संख्या में यह प्रवासी मजदूर पैदल ही सड़क के सहारे अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। मगर शनिवार शाम को आनंद विहार बस अड्डे पर इन्हें यह खबर लगी कि बीच रास्तों में पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ रहा है। पकड़े जाने के डर से लोग रेल की पटरियों के सहारे जाने के लिए निकल चुके हैं। इनके मजदूरों के दलों में न खाने की कोई व्यवस्था है और न ही कोरोना का
संक्रमण का कोई डर दिख रहा है। बस किसी भी हालत में ये लोग अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए अपने घरों की ओर निकल चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को हुई असुविधा, कठिनाई के लिए माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, लेकिन भारत को इस वायरस से जीतने के लिए ये कदम उठाने जरूरी थे। प्रधानमंत्री ने कुछ डॉक्टरों से भी बात की और उनकी सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को रियल लाइफ हीरो बताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उन कोरोना संदिग्धों और पीड़ितों के साथ लोगों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक दूरी को कम करना है और भावनात्मक दूरी को घटाना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आमतौर पर मैं मन की बात में कई विषयों को लेकर के आता हूं, लेकिन आज देश के मन में सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ भयंकर संकट। ऐसे में मैं कुछ और कहूं वो उचित नहीं होगा। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रखा है। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, लेकिन भारत को कोरोना के खिलाफ जीतने के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में आम आदमी पार्टी आप के विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। नोएडा में वकील प्रशांत पटेल द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चड्ढा ने एक ट्विटर पोस्ट में आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ के आदेश पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासियों की पिटाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक योगी जी दिल्ली से यूपी जा रहे प्रवासियों को पीट रहे हैं। वह कह रहा है कि आप दिल्ली क्यों गए और आपको फिर दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी सरकार से मेरी अपील है कि ऐसा न करें और इस मुश्किल घड़ी में समस्याओं को न बढ़ाएं। हालांकि बाद में चड्ढा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। देश के शहरी केंद्रों से अपने ग्रामीण गृहनगर में मजदूरों और दैनिक यात्रियों के एक अभूतपूर्व सामूहिक प्रवास ने राज्य सरकारों और केंद्र को देखा है कि या तो प्रवासियों को दिल्ली जैसे शहरों में वापस रहने के लिए मनाने की कोशिश करें या एक सुरक्षित यात्रा की सुविधा प्रदान करें जिससे घर का नेतृत्व न हो। अधिक संभावित वायरस फैल रहा है। डॉक्टर और नर्स को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की जरूरत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPI कहते हैं, उसकी जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी अस्पतालों में PPE की डिलीवरी के लिए कम से कम 25 से 30 वर्किंग दिन लगेंगे। सरकार के लिए बतौर केंद्रीय खरीद एजेंसी काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई HLL लाइफकेयर के CEO VID19 आपातकालीन खरीद सेल ने बताया है कि PPE को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत है, लेकिन कम आपूर्ति और लॉकडाउन के कारण परिवहन की रुकावट यह देरी का कारण बन रही है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में PPE की भारी कमी देखी जा रही है। ऐसे में डिलीवरी में 25 से 30 दिनों की देरी यह एक निराश करने वाली बात है। मुश्किल भरे इस समय में PPE की कमी डॉक्टरों से लेकर नर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों को चिंतित कर रही है। कई जगहों पर इसको लेकर विरोध भी हो रहे हैं। हालांकि संकट की इस घड़ी में सभी स्वास्थ्यकर्मी सेफ्टी गियर के बिना ही काम करने के लिए मजबूर हैं। HLL के सूत्रों के मुताबिक PPE किट को अलग अलग मैन्युफैक्चरर, निर्माताओं की तरफ से बनाया जाता है और अनिश्चित सप्लाई होती है, क्योंकि अधिकांश निर्माता छोटे और मध्यम क्षेत्र में हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ ही डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर्स हैं जहां पर किट को बनाने के लिए सामानों को भेजा जाता है। इसके बाद जिन जगहों पर इनकी जरूरत होती है, वहां इन्हें भेजा जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में और देरी आती है।